शुक्रिया आदरणीय उपसभापति जी। इस बिल के पीछे, बिल मैं लेके आया हूं, लेकिन इस बिल के पीछे सदन के कई सदस्य जो आज नहीं हैं, भाजपा के हों, ट्रेजरी बेंच के या अपोजिशन के, हम सब ने सेंट्रल हॉल में कोविड की महामारी के बाद कई दफ़े इस पे चर्चा की। तो ये निहायत ही मैं व्यक्तिगत बिल नहीं मानता, एक सामूहिक सोच, एक सामूहिक दृष्टिकोण, एक सामूहिक प्रसंग के वश इसका जन्म हुआ। सर, दूसरी लहर के दौरान मुझे स्मरण है, आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 21 जुलाई 2021 को इस सदन में कोविड पे चर्चा हुई थी। कोविड की महामारी से क्या क्या खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं जब मैं आज बोलने को खड़ा हुआ हूं तो ये भी लगता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। सर, उसी दौरान जब सदन में भी चर्चा हो रही थी, मैं बिहार गया था और वहां पर भी जो हम लोगों ने कहर देखा, किसी सरकार का कोई दोष न कह करके एक व्यवस्था के चरमरा जाने के हम साक्षी रहे। हम गवाह हैं उस ऐतिहासिक क्षण के जब हमारे हाथ से चीज़ें फिसल रही थी। तो बिहार विधानमंडल के कुछ सदस्य और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हम लोगों ने सोचा कि इस पर कुछ काम किया जाए। उसी दृष्टिकोण से इस बिल का जन्म हुआ जो मैंने पहले कहा, और आज आपके समक्ष इन चीज़ों को लेकर के आया हूँ। स्वास्थ्य को लेकर के हमारा दृष्टिकोण नियतिवादी दृष्टिकोण रहा है। जीवन को लेकर के हमारा दृष्टिकोण इस देश में नियतिवादी रहा है। डेस्टिनी, जान, मृत्यु हो गई, उसको जाना था। मैंने एक वर्ष पूर्व इसी सदन में कहा था कि हमारे जो 2 सदस्य गए इस दुनिया से कोविड की महामारी में, उनका जाना नहीं था। सर, सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक 3.25 लाख लोग कोविड के नाम से कोविड में काल कवलित हो गए। सर, मेरा अभी भी मानना है, और आप में से अधिकांश लोग मानेंगे, कि ये मौत सिर्फ महामारी से नहीं हुई, ये मौतें हुई हैं व्यवस्था के चरमराने से। शायद हमारी व्यवस्थाएं इतनी इलास्टिक, इतनी वाइड, उनका एम्बिट इतना विशाल नहीं था कि वो उस सब चीज को समाहित कर सके जिसने कोविड ने हमें एक चैलेंज के रूप में दिया था। सर, मैं एनएफएसएस का डेटा देख रहा था, और वो डेटा हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। किसी राज्य में किसी की सरकार है, केंद्र में किसी की सरकार है, और अक्सर हम इस बात को कह करके आंख मूंद लेते हैं कि स्वास्थ्य तो राज्य के क्षेत्र में है, राज्य का मामला है। सर नहीं, जीवन और मृत्यु हमारे संविधान के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं जिसको लेकर के जीवन और मृत्यु का दृष्टिकोण में ये स्टेट, सेंटर और कंकरेंट की अवधारणा को त्यागना होगा। वो क्षण आज है। सर, मैं एनएफएसएस का डेटा, मैं डिटेल डेटा नहीं दूंगा, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं यहाँ बैठे हुए, हम सब वाकिफ हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो दुनिया में हम उन देशों में हमारा नाम है जो चिंता का विषय है। नियोनेटल हो, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो। सर, ये सरकार के खुद के आंकड़े हैं, ये चिंता का विषय है। ये बिल आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं लाया गया। इस बिल के माध्यम से मेरा आग्रह, मैं जानता हूं प्राइवेट मेंबर बिल कैसे खत्म हो जाता है, उसमें सिर्फ सिवाय चर्चा के कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मेरी मंशा होगी, मेरा आग्रह होगा, मेरी अपील है तमाम उन लोगों के बिहाफ पे। सर, चाहे आप कहें 3.25 लाख लोग, कई लोग कहते हैं कि नहीं कई लाख ज्यादा थे, मुझे आंकड़े में नहीं जाना है। वो जो भी मौत हुई, वो जो लाशें हमने गंगा और सरयू के किनारे देखी, वो सब आज हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्य को हम इस नियतिवादी दृष्टिकोण से निकाल करके एक डुएबल प्रोपोजिशन में तब्दील करें, और उसके लिए आवश्यक है कि आंकड़े से डरे नहीं, आंकड़ों को कन्फ्रंट करें, और कन्फ्रंट करने के पश्चात एक ऐसी नीति विकसित करें जिस नीति के तहत आगे कभी कोई महामारी आए सर, तो हम उस महामारी के समक्ष बेबस ना हो जाएं, हताश और निराश ना हो जाएं। क्योंकि हम सबको याद है सर, कर्फ्यू सा सन्नाटा था पूरे देश में, लेकिन बीच में चीख पुकार आती थी सर, चित्कार होती थी, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी हॉस्पिटल बेड के लिए। उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि हमने कल्पना नहीं की थी, हमारी संकल्पना में, हमारे इमेजिनेशन में, हमारे पॉलिटिकल इमेजिनेशन में
स्वास्थ्य को लेकर के जो गांभीर्य होना चाहिए उसका अभाव रहा। मैं सिर्फ बीते 8 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कई वर्षों की गणना होगी जो गांभीर्य के अभाव की जब गणना होगी, लेकिन वक्त अब है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। सर, कल ही इस हाउस में एक बिल पास हुआ, नहीं चर्चा हो रही है, पास नहीं हुआ अभी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैंने कल भी कहा था कि वो एक इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से उस बिल को गंभीरतापूर्वक लिया गया और उसको पास करने की कोशिश की गई। लेकिन सर, हमारा कमिटमेंट कई चीजों के लिए है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आर्टिकल 12 इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, उसके सारे सब क्लॉजेस तमाम सिग्नेटरी देशों पर एक तरह से मैंडेटरी करते हैं कि आप अपने यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए और एलिबाई मत ढूंढिए, कारण मत ढूंढिए कि इस वजह से ये दिक्कत है। मैं समझता हूं कि महामारी के दौरान भी हमने देखा कि पॉलिटिकल विल का अभाव रहा। सर, जो सरकार या सरकारें करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे सकती हैं, क्या वो ये कह सकती हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है? करोड़ों का इश्तिहार का पैसा कहां से आ रहा है? अगर उन करोड़ों के इश्तिहार के पैसे को हम अगर उसको डाइवर्ट करें इस तरह की चीजों में, तो मुझको लगता है कि परिणाम बेहतर आएगा और हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय अक्सर कहते हैं, जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स एज वेल्थ। ये सर उसी तरह का एम्प्टी रेटोरिक हो गया है इस देश में, जैसे हम कहते हैं ना कि विमेन एज गॉडेस, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन हम सब जान रहे हैं हर गली चौराहे गांव नुक्कड़ में क्या हो रहा है उनके साथ, हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो मैं समझता हूं कि इसको सिर्फ एक एम्प्टी रेटोरिक, ह्यूमन बीइंग्स एज कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इस दृष्टिकोण से निकाल करके, और पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बीते दिनों में काफ़ी बात हो रही है। संभवतः मैं जब आज यहाँ बोल रहा हूँ तो शायद लोकसभा में एक बिल आया होगा कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक। सर, पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन से निकल करके पॉलिटिक्स ऑफ लाइफ होनी चाहिए। हाउ टू इंश्योर दैट, हाउ टू प्रोटेक्ट, how to make sure that nobody says goodbye to this world because the world did not have enough to make sure that he or she lives the kind of life he or she was expected to. मैंने पिछली बार भी कहा था, सदन को स्मरण कराना चाहता हूं, हमारे एक साथी वहां थे, एक साथी यहां थे, राजीव सातव, उनकी वैकेंसीज पे आई हैं रजनी जी साहब। सर, राजीव सातव मैंने उस दिन भी कहा, और वहां हमारे साथी जो उड़ीसा से, सर ये कोविड से नहीं गए, हमारी व्यवस्थाओं की चूक की वजह से गए। और ये लाखों लोग जो इस देश में काल कवलित हुए, जिनकी मौत हुई, उसके लिए जिम्मेवार हमारी व्यवस्था है। और व्यवस्था कौन बना रहा? हम बना रहे हैं ना व्यवस्थाएं। इस पर गौर करने के लिए, इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं ये बिल लेके आया। मैं जानता हूं ये बिल यहां नहीं पास होगा, लेकिन आपकी दृष्टि रहेगी, आपकी नजर होगी तो ये सरकार, सर प्राइवेट मेंबर बिल का इतिहास मैंने पूरा पढ़ लिया है सर। हाँ, एक्सेप्ट करेंगे। और नहीं, झा साहब आप बोल। सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इससे बड़ा कमिटमेंट आपका नहीं हो सकता। लोग सरकार क्यों चुनते हैं सर? सरकार लोग चुनते हैं आसमानी बातों के लिए नहीं चुनते हैं। चाहे आप चुने गए या कभी ये चुने गए या कभी आप चुने ना जाएं, ये चुने जाएं, ये जो भी होगा ये तय है कि आसमानी मुद्दों के लिए आपका चयन नहीं होता है। आप सरकारें चुनी जाती हैं जो मौलिक चीजें हैं। क्या मौलिक हो सकता है? जीवन से बेहतर और जीवन से उच्चतर, उसकी ओर मैं समझता हूं कि ध्यान आकृष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। उपसभापति महोदय, राजनीति के अनेक अवसर होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति में ज्ञान डालना हो और व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करनी हो, जो स्वास्थ्य करता है, तो उसमें जाति, धर्म, विचारधारा और राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। उसमें तो भूगोल की भी सीमाएं टूट जाती हैं। जो शत्रु देश हमारा है पाकिस्तान, दिन रात सीमाओं पर आतंक फैलाने की कोशिश करता है। वहां से भी बीमार व्यक्ति यदि भारत आता है मेडिकल टूरिज्म में, तो हम उस मेडिकल टूरिज्म के दौरान
हम नहीं पूछते हैं कि तुम किस देश से आए हो। भारत का यह वैशिष्ट्य इस सदन में दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा उन लोगों का है जिनसे देश और दुनिया उम्मीद करती है कि हम अपनी कुछ सीमाओं से ऊपर उठकर बात करें। आज मुझे निराशा हुई कि बार बार स्वास्थ्य की दुहाई देते देते राजनीतिक बातें होती रही। वही कटुता दिखाई पड़ी जिस कटुता की मैं उम्मीद नहीं करूंगा। इसलिए मैं आज बिना राजनीतिक बात किए हुए एक घटना की चर्चा करते हुए यहां पर आता हूं। यह घटना इस सदन के लिए एक सूचना भी है, एक चुनौती भी है और एक प्रेरणा का भी काम करेगा। किस प्रकार से हमारी छवि को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खराब करने की कोशिश हुई। कोविड के दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी दुनिया ने देखा। भारत के तमाम चिकित्सकों ने, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तानियों की रक्षा की। उस दौरान, चूंकि मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता था, आज उस पत्रिका का नाम लिया गया, मैं उस पत्रिका का नाम भी लेना नहीं चाहता था। यद्यपि वह पत्रिका एक 175 इयर्स पुरानी है और मेडिकल क्षेत्र की एक अच्छी पत्रिका मानी जाती थी। मैंने थी शब्द का उपयोग इसलिए किया कि हमें गौर से उसके चरित्र में हुए परिवर्तन को देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, मैं उस नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने लैंसेट मैगजीन के एक आर्टिकल को, एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिस लैंसेट मैगजीन ने भारत में कोविड मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा किया। आप कर सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है और आपको करना चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग, लेकिन देश की संप्रभुता के सामने अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व नहीं रह जाता है। आपने जिस पत्रिका के, सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो, बैठ जाओ भाई, सुन लो क्या कह रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। जिस माननीय 8 मई 2021 को, 8 मई 2021 को लैंसेट ने एक संपादकीय लिखा। उस संपादकीय में आलोचना करते हुए भारत सरकार के कोविड मैनेजमेंट की आलोचना की। वो लैंसेट मैगजीन क्या है, यह मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं। जानने के बाद आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे। लैंसेट मैगजीन, माननीय सदस्य, आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, प्लीज बोलने दीजिए। चीन ने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट 2010 में किया था। 2010 में लैंसेट मैगजीन में चाइना ने, वही कम्युनिस्ट चाइना ने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। लैंसेट पत्रिका, राहुल गांधी घूमने गए थे लैंसेट पत्रिका, प्लीज प्लीज प्लीज। So I'm not diverting. Kindly don't. Nobody has right to dictate me what I have to speak. Nobody has right to speak. माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, उनको बोलने दीजिए। Kindly allow me. प्लीज बैठ। उपसभापति महोदय, कृपया मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। आप बोल लो। उस लैंसेट मैगजीन की जो साउथ एशिया की संपादिका है, साउथ एशिया की जो संपादिका है हेलेना वांग, वो चीन की नागरिक हैं। संपादकीय चीन की नागरिक कोविड मैनेजमेंट पर भारत पर लिखता है और भारत की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी उसको रिट्वीट करता है। यह विपक्षी पार्टी का दिवालिया करने का काम है। मैं अब उससे आगे जो बात मैं कहना चाहता हूं, अभी अपने प्राइवेट मेंबर बिल को रखते हुए मनोज झा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन उस महत्वपूर्ण बात में राजनीति आ गई। उन्होंने कहा
कि इंश्योरेंस एक बड़ा क्षेत्र है और इंश्योरेंस की चर्चा की मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। इस देश में 20 से 25% लोगों को इंश्योरेंस मिलता रहा है और 30 से 40% लोग वो हैं जो इंश्योरेंस कराने की स्थिति में नहीं रहते थे। उनको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मिसिंग मिडिल कहते थे। बीच के वे लोग जो इंश्योरेंस तक नहीं पहुंच पाते थे। भारत को आजाद हुए 2014 में कितने साल हुए उसे गिनाने की जरूरत नहीं है। वो मिसिंग मिडिल के आंकड़े हमने नहीं बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आते ही क्या किया? इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कार्य हुआ है, 4 व्यक्तियों का परिवार साल में 12,000 रुपये पर डे 8 रुपया देकर 50,000 से लेकर 10 लाख का कवर जिस व्यक्ति को दिया गया है, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, शायद उसको इसका मतलब उन्हें मालूम नहीं होगा। जो गांव में रहे हैं, जिनके पड़ोस में गरीब रहा है, जो स्वयं गरीबी की यात्रा से यहां तक पहुंचे हैं, उन्हें उस इंश्योरेंस का मतलब मालूम है। उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस प्राथमिकता का मतलब मालूम है। इसलिए जनता जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको दिल से हर जगह आशीर्वाद देती है। बिल के ऊपर बोलने भाई, समझ लो, समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में बोल रहे हैं। समझना चाहिए, समझ बिल के ऊपर बोल रहे हैं। ट्रांसलेट कर लो पूरा। समझे भाई, समझो। सभापति उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2018 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 10.9 करोड़ परिवार, 10.9 करोड़ फैमिली, 49 करोड़ इंडिविजुअल्स को इस इंश्योरेंस के अंतर्गत लाया गया। उन लोगों को कष्ट हो रहा है जो 1971 में गरीबी से हटाओ का नारा दिए थे, गरीबी बनाकर गरीबी हटाओ का नारा देते रहना चाहते थे। हम उन गरीबों तक इंश्योरेंस लेकर तक पहुंचे हैं जो शहरों तक था, अमीरों तक था। हम गरीब के कुटिया तक पहुंचे हैं। केरल से कन्याकुमारी तक इंश्योरेंस दी जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा है। और उपसभापति महोदय, मुझे लगता है संवाद, भारत संवाद का देश है। भारत एक संवाद का देश है। मेरी बात को किसी को खारिज करना हो, आपको समय मिलेगा मेरी बात को खारिज करने का। हम वह काम ना करें जो टीवी चैनलों पर होता है। हम अपनी बात कहें, जो बात आपको अच्छा लगता है स्वीकार कीजिए, जो खराब लगता है अपने भाषण में खारिज कीजिए। मनोज झा जी बोल रहे थे, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। उपसभापति महोदय, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आने से पहले सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। एम्स का कर्तृत्व और एम्स की गुणवत्ता पर पूरा देश गर्व करता है। मैं राजकुमारी कौर जी को याद करना चाहता हूं, जो स्वास्थ्य मंत्री थे। 1946 में इंडिया हेल्थ सर्वे ने यह अनुशंसा की थी कि भारत में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में।